गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी लाइव आइएगा, क्लास का टाइम हो चुका है, तो फटाक से लाइव आइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम। फटाक से जल्दी से लाइव आइए। बहुत सारे बच्चे आ भी चुके हैं, आरती आ चुकी हैं, कृष्णकांत आ चुके हैं, अनिल आ चुके हैं, कृष्णकांत मीना आ चुके हैं, सत्येंद्र आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, विश्वास कुमार आ चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे, अच्छा जो जो गुड इवनिंग बोल रहे हैं सबको गुड इवनिंग। और बताओ कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, कृष्णकांत मीना जी ओके। जगाराम सिंह लोधी कह रहे मैम फाइन, बहुत बढ़िया। मनप्रीत जी, बारिश हो रही है कि नहीं आपके यहाँ? दिल्ली में तो खूब बारिश हो रही है 2 दिन से। अगर किसी के यहाँ नहीं हो रही है तो हम भेज दें दिल्ली से बारिश आपके यहाँ। हाँ, चंदन कुमार, अर्चना सिंह, राहुल, ठीक है। चलो सबको गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। मैंने कहा था लास्ट क्लास में हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के बारे में कंप्लीट कर लिया था। ओके रविंदर जी गुड इवनिंग, ललिता गुड इवनिंग। चलो जिस जिसका नाम ले लिया उन सबको गुड इवनिंग, नहीं लिया उनको ज्यादा गुड इवनिंग, ठीक है। चलो कोई गुस्सा नहीं होगा। अच्छा नहीं हो रही बारिश? हमारे यहाँ तो बहुत हो रही है। दिल्ली में ले जाओ यार, दिल्ली डूब रही है पूरी, समझ रहे हो आप? दिल्ली में 2 घंटे बारिश होती है, हर घर में पानी पहुंच जाता है। ऊपर से इंटरनेट नहीं चलता है दिल्ली में जब भी बारिश आती है तब। आज थोड़ी शाम के समय रुकी है, थोड़ा सा मतलब 3-4 बजे के लमसम रुकी थी, तो अब थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम ठीक हुई है थोड़ी सी। चलो ओके स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अच्छा आपका फर्स्ट क्लास है शिव कुमार, तो आप मतलब इतने दिन कहाँ थे ये बताओ सबसे पहले तो। चलिए सुनिए, देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और मैंने ये भी बता दिया था कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में क्वेश्चंस ब्रेन और स्पाइनल कोड से बनते हैं। ब्रेन के सारे पार्ट बता दिए थे, क्या क्या फंक्शन है ब्रेन के, सब कुछ पढ़ा दिया था। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने स्पाइनल कोड के बारे में भी जान लिया था, क्या होता है स्पाइनल कोड, क्या इसके फंक्शन होते हैं। और स्पाइनल कोड के दोनों तरफ जो हड्डियां लगी हुई होती हैं वो मैं पढ़ाऊंगी आपको स्केलेटल सिस्टम में, कंकाल तंत्र में। ये सब पढ़ा चुकी थी। आज हमें क्या पढ़ना है याद कीजिए। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने एक चीज बताई थी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम याद होगा आपको अच्छे से। मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, अगर कंप्लीट नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई माना जाता है बच्चों न्यूरॉन को। क्यों माना जाता है न्यूरॉन को? क्योंकि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारा जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात मत करो, जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है उसी का नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम की सेल बोलो इसे, कि नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी सेल या सबसे छोटी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। या एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है बच्चों कि ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। अगर आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले कि ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम क्या है, ब्रेन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, ब्रेन की मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो अगर इन दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, सबसे छोटी इकाई, या एग्जाम में और क्या क्वेश्चन आता है कि ब्रेन सेल्स का नाम क्या होता है, क्या आता है? ब्रेन सेल्स का नाम क्या है, मस्तिष्क की कोशिकाओं का नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, आंसर एक ही होगा, आंसर होगा न्यूरॉन, आंसर होगा न्यूरॉन, आंसर होगा न्यूरॉन, आंसर होगा न्यूरॉन। 4 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुन लो। या तो पूछेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन, क्योंकि भैया ब्रेन भी तो किसका हिस्सा है? नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। या पूछेगा कि जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है उसमें जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर है उसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। इसका मतलब मैम हमारे बॉडी में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें सबसे छोटी सेल क्या कहलाती है? आप बताओगे न्यूरॉन कहलाता है। जैसे मैं अभी अगला सेंटेंस क्या बोलने वाली हूं, मेरा हाथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही हूं मैं, तो यहां से मेरे सारे इस हाथ की जो मसल्स हैं उनसे न्यूरॉन सिग्नल लेकर जा रहे हैं ब्रेन तक। फिर ब्रेन वापस रिस्पॉन्स कर रहा है कि इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करना है इस हाथ को। या मेरे जो
नोज से, आई से, याद करो मैंने कहा था आंखों से, नाक से, कान से, जितने भी सारे सेंसेस होते हैं वो न्यूरॉन की हेल्प से कहां पहुंचते हैं? ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन वापस मैसेज किसको देता है? न्यूरॉन को, और न्यूरॉन अलग अलग ऑर्गन्स तक वापस मैसेज लेकर आता है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैम अगर हम बोलें कि न्यूरॉन का काम क्या है, सबसे पहला अगर आपसे कोई पूछ दे कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, तो आप क्या बताओगे? यह है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। मान लो ये आपके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो बॉडी ऑर्गन से क्या लेकर जाता है? मैसेज लेकर जाता है। मैसेज को हिंदी में लिखेंगे यहां पर उद्दीपन, मैसेज या स्टिम्युलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से, जैसे कान, जैसे नाक, आंख, हाथ, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इनसे सारे मैसेज कहां जाते हैं? ब्रेन के पार्ट्स तक जाते हैं, या ब्रेन तक जाते हैं, या भाई स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा होगा तो स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं। तो जो मैसेज ट्रांसफर करने वाली सेल्स होती हैं उन्हीं को ही आप क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं हमारे बॉडी में। अब वैसे तो सब सेल्स में सबसे लंबी होती है वो बात की बात है, लेकिन सेल है तो सेल तो छोटा होता है, ऐसे तो दिखेगा नहीं। आप बोलो मैम इस हाथ के इस हिस्से में न्यूरॉन कितने बताओ, भाई सब सेल्स होती हैं और सेल्स नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं, है ना। सेल्स नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं, नग्न आंखों से नहीं दिखती हैं। अगर आपको न्यूरॉन देखना है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स के बीच में से जितने भी सारे मैसेज ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन वापस किसके थ्रू बॉडी ऑर्गन्स तक मैसेज भेजता है? न्यूरॉन के थ्रू भेजता है। तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या हो गया? शरीर के विभिन्न अंगों से मैसेज को ट्रांसफर करना, कहां? हमारे ब्रेन या ब्रेन के अलग अलग भागों तक। फिर ब्रेन वापस क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा कि भाई साहब ये रिस्पॉन्स है, ये सेंटेंस बोलना है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना है, या जिस भी ऑर्गन का जो काम है उसको कमांड देगा, रिस्पॉन्स देगा, उसको आंसर करेगा। फिर वापस इस रिस्पॉन्स को कौन लेकर जाएगा? मतलब न्यूरॉन लेकर जाएगा। कहां पर? जिस बॉडी ऑर्गन से मैसेज आया था, जिस बॉडी ऑर्गन से मैसेज आया था। तो हमारे बॉडी में जो भी अलग अलग टाइप के मैसेज होते हैं, ब्रेन के पार्ट से लेकर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्टों तक, तो उन सबको ट्रांसफर करने वाला जो सबसे छोटी इकाई माना गया है उसे ही आप न्यूरॉन कहते हो। अब अगर बात करो मैम हमारे बॉडी में टोटल कितने न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है बेटा ह्यूमन बॉडी में 100 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं, 100 बिलियन तक न्यूरॉन होते हैं। अब कैसे होते हैं न्यूरॉन? दिखने में कैसा होता है? तो जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अरे भाई क्या हो गया? ऐसा दिखेगा आपको न्यूरॉन। अभी हम इस पर सब बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले ह्यूमन बॉडी में कुल कितने न्यूरॉन की संख्या प्रेजेंट होती है, 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं हमारे बॉडी में जो अलग अलग मैसेज ट्रांसफर करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स लिखना न्यूरॉन के बारे में। 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। इसके अलावा न्यूरॉन को कहा जाता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो न्यूरॉन एक सेल है, किसकी सेल है? ब्रेन की सेल है या नर्वस सिस्टम की सेल है? तो अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य के शरीर में जितने भी सारी सेल्स होती हैं, नाक की, कान की, लीवर की, पैनक्रियाज की, ब्लड की, उन सब में सबसे लंबी सेल कौन सी मानी गई है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे माना गया है बच्चों? न्यूरॉन को माना गया है। इससे लंबी कोई सेल नहीं होती। तो सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की कहां की होती है? ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की? कौन सी? तो आप क्या बताओगे? न्यूरॉन। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है। मिनिमम रीजनरेशन पावर। अब रीजनरेशन का मतलब क्या है? पुनः निर्माण की शक्ति। मतलब एक बार अगर कोई न्यूरॉन खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो बच्चों ना के बराबर उसकी रिकवरी होती है। क्या होता है बच्चा? एक कह रहा 12 बिलियन न्यूरॉन होती हैं। बेटा 12 बिलियन तो सिर्फ आपके ब्रेन में ही हो जाती हैं। मैंने बॉडी लिखवाया बेटा पूरा, मंजे कुमार।
बेटा 10 से 15 मिलियन तो सिर्फ आपका ब्रेन लेकर बैठा है अकेला, पता है आपको? ठीक है मंजी जी, चलिए सुनिए, मिनिमम रीजनरेशन पावर का मतलब क्या है? अगर कोई न्यूरॉन कट गया, फट गया, डैमेज हो गया तो वो वापस से रिकवर नहीं हो पाता है, बहुत कम रिकवर हो पाता है, ना के बराबर हो पाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि वो कौन सी सेल्स हैं जिनमें सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति होती है, सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति होती है। पुनः निर्माण का मतलब है ये वापस रीजनरेट नहीं हो सकते, सबसे कम रीजनरेट होते हैं बेटा। ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि कौन सी सेल्स में सबसे कम रीजनरेट होने की पावर होती है, न्यूरॉन सेल्स में या कौन से ऑर्गन की सेल्स में? तो ब्रेन, तो ब्रेन, ये आप याद रखोगे। अब बात करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन की जब आप शेप की बात करते हो, न्यूरॉन के आकार की बात करते हो, तो इसका आकार इर्रेगुलर होता है, कोई फिक्स नहीं है बच्चों। आप बोलो कि मैम कैसा आकार है, गोल है, लंबा है, कैसा है? ये इर्रेगुलर होते हैं, जैसे भी जगह मिलती है वहां पर वैसे अपने साइज को ये उसी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। इनका कोई फिक्स साइज नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार की सेल्स हैं। किसकी? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब है कोई न्यूरॉन हल्का सा बड़ा हो सकता है, कोई हल्का सा छोटा हो सकता है, कोई चौड़ा ज्यादा हो सकता है, कैसे भी शेप में हो सकते हैं। वो इर्रेगुलर होगा, कोई फिक्स नहीं है कि भैया यही एक शेप है जो कि न्यूरॉन की होगी, तो ये गलत बात है। अब ये बताओ कि न्यूरॉन क्या है? ध्यान से सुनना, ये पॉइंट सारे एग्जाम के हैं। न्यूरॉन को आपने क्या नाम दिया है? न्यूरॉन को नाम दिया है सेल। न्यूरॉन क्या है? सेल है। वो सेल जो कहां प्रेजेंट होती हैं? ब्रेन में, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो बच्चों आपने स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे कोई सेल होती है तो उस सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जिस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूरॉन भी एक सेल है और इस न्यूरॉन के भी चारों तरफ क्या क्या है? तो न्यूरॉन के बच्चों चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, जिसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो लिखोगे कि न्यूरॉन के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, हिंदी में लिखोगे कि तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कौन सी एक सेल है जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां आप पता नहीं ऑप्शन में क्या क्या ढूंढ रहे हो, न्यूरॉन को तो आप अवॉइड कर दोगे। क्यों भैया? न्यूरॉन भी तो एक सेल है, तो न्यूरॉन के चारों तरफ भी क्या होनी चाहिए? मेम्ब्रेन। तो तंत्रिका कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। न्यूरॉन के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कॉमन सेल के चारों तरफ होती है, वैसे ही कोशिका झिल्ली न्यूरॉन के चारों तरफ होती है। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो न्यूरॉन अप्रोक्स 100 बिलियन न्यूरॉन होंगे। एक बार कट गए, टूट गए तो ये वापस बहुत कम, ना के बराबर रीजनरेट होते हैं, क्योंकि इनमें सबसे कम रीजनरेट होने की पावर होती है। इनका आकार इर्रेगुलर होता है, ये अनिश्चित आकार की सेल्स होती हैं। और न्यूरॉन सेल्स हैं तो इनके चारों तरफ भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जैसे एक सेल के बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, वैसे ही न्यूरॉन के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। ये देखो, ये रहा इसका न्यूक्लियस। ये न्यूरॉन सेल है, ये एक न्यूरॉन है बच्चों, ये एक न्यूरॉन है। तो इसके अंदर क्या है? ये देखो, ये इसका सेल वाला पार्ट है, ये आपको सेल सा दिख रहा होगा, ये न्यूरॉन का सेल वाला पार्ट है। अभी हम इस पर बात करेंगे। और इसके बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि क्या न्यूरॉन में न्यूक्लियस होता है, तो आप लिखोगे यस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। केंद्रक पाया जाता है किसमें? न्यूरॉन में। न्यूरॉन में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और सिर्फ केंद्रक नहीं, मैं कुछ नाम लिखवा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक कॉमन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब अगर नहीं पढ़ाया तो पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे न्यूरॉन में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
जैसे एक सेल के अंदर गोल्गी बॉडीज होते हैं, हिंदी में बोलेंगे गोल्जी काय, ये सब कहां होते हैं? हमारी सेल्स के अंदर होते हैं। इन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनली, कोशिकांग बोलते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। जैसे एक सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, वैसे न्यूरॉन के पास भी राइबोसोम है बच्चों। एक सेल के अंदर होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रदव्य जालिका। ये सब क्या है बच्चों? ये सब किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरीके से न्यूरॉन में भी ये सब प्रेजेंट होते हैं। इनको कहा जाता है सेल ऑर्गेनली, सेल के ऑर्गेनली, कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि क्या न्यूरॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है? आप बताओगे यस, न्यूरॉन इज ए सेल। जैसे एक सेल के अंदर होता है वैसे ही न्यूरॉन को लिखा ना सेल है, वो बात अलग है। न्यूरॉन इज ए ब्रेन सेल्स, ये मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, वो बात अलग है। तो न्यूरॉन के चारों तरफ भी सेल मेम्ब्रेन होती है। न्यूरॉन में न्यूक्लियस होता है, न्यूरॉन में खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, न्यूरॉन में गोल्जी काय होते हैं, न्यूरॉन में राइबोसोम होते हैं, न्यूरॉन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए कि क्या न्यूरॉन के पास माइटोकॉन्ड्रिया है? यस। जैसे आप एक क्वेश्चन बहुत पढ़ते हो कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी भी तो एक सेल है, रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन पूछ लिया न्यूरॉन के पास न्यूक्लियस है, आप बोलोगे यस, यस होता है। तो ये सब सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, हर एक सेल के अंदर होते हैं हमारे बॉडी की। बस थोड़ा सा आरबीसी अलग है, जो पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आरबीसी में ना न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो बात की बात है। तो जैसे हर किसी सेल के अंदर ये सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, वैसे हमारे न्यूरॉन्स के पास भी है। तो क्या नया है? कुछ नया नहीं है। तो ये न्यूरॉन्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पॉइंट थे कि न्यूरॉन हमारे बॉडी में मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है। न्यूरॉन के चारों तरफ मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, इसमें ये सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। न्यूरॉन के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन सबसे लंबी सेल्स मानी गई है और नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। और न्यूरॉन का काम क्या होता है? तो मैसेज ट्रांसफर करना। अब बात आती है एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये देखो बेटा, ये सारे नाम एग्जाम में आते हैं, एक बच्चा तो पूछ भी रहा है। यस, न्यूरॉन से क्वेश्चन आते हैं बेटा। देखो एक बच्चा पूछ भी रहा है कि साइनेप्स क्या होता है। अरे रुको यार, सब बताएंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेंड्राइट क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, नोड ऑफ रनवियर क्या होता है, श्वॉन सेल्स क्या होती है, माइलिन शीथ क्या होती है, एक्सोन टर्मिनल क्या होते हैं। दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। ये सब न्यूरॉन के भाग होते हैं। ये सब न्यूरॉन के भाग होते हैं। अगर पीडीएफ में नहीं है अरविंद, मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। तो आप लिखोगे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। हाँ जी राहुल, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से। न्यूरॉन के भाग, न्यूरॉन के भाग कौन कौन से भाग होते हैं न्यूरॉन के? देखो मैं आपको पहले दो चीजें बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, न्यूरॉन में होता है बेटा, खुद का डीएनए होगा, सेल है, खुद का डीएनए होगा मनप्रीत। सुनिए ध्यान से, न्यूरॉन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है न्यूरॉन का हेड वाला पार्ट, हेड का मतलब है न्यूरॉन सेल्स का सिर। एक है इसका टेल वाला पार्ट, टेल का मतलब होता है पूंछ, टेल का मतलब होता है पूंछ। अब देखो ध्यान से मैं दिखाती हूं, इस हिस्से को बोलते हैं न्यूरॉन का हेड पार्ट। ये न्यूरॉन का हेड पार्ट है ये वाला, और ये देखो एक पूंछ सी दिख रही होगी आपको। इस हिस्से को बोलते हैं न्यूरॉन का टेल पार्ट। किसी को कोई डाउट नहीं? न्यूरॉन को हम दो भागों में बांटते हैं। ये न्यूरॉन का सिर है, जैसे ये मेरा सिर है और ये मेरा धड़ के नीचे वाला हिस्सा है पूंछ वाला, मतलब इसको मैं बोल सकती हूँ पांव वाले को, ये टेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूरॉन के इस हिस्से को बोलते हैं हम हेड पार्ट और इस हिस्से को बोलते हैं हम टेल पार्ट। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूरॉन के हेड पार्ट को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन के हेड पार्ट का नाम होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी, क्योंकि इस हिस्से में ही सेल है न्यूरॉन की। ये तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है बच्चों, ये कुछ नहीं है, एक ट्यूब है, ये सेल है, ये न्यूरॉन की मेन सेल है। न्यूक्लियस कहां होता है, केंद्रक कहां होता है? सेल के अंदर होता है। तो ये सेल है, इसलिए इस भाग को सेल बॉडी भाग कहा जाता है। तो लिखोगे न्यूरॉन के हेड पार्ट को कोशिका शरीर कहा जाता है। किसका कोशिका शरीर? न्यूरॉन का, या इसी का नाम होता है बच्चों दूसरा साइटोन। साइटोन ये आएगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि साइटोन किसका पार्ट है? न्यूरॉन का पार्ट है। या पूछेगा न्यूरॉन के हेड वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? साइटोन कहा जाता है। और न्यूरॉन का जो टेल वाला पार्ट होता है, पूंछ वाला, उसे कहा जाता है एक्सोन। न्यूरॉन का जो टेल वाला पार्ट होता है उसे एक्सोन, हिंदी में एक्सोन लिखा जाता है, एक्सोन। अब एक्सोन क्या है? ये एक ट्यूब है, ये एक नली है, ये वाली, ये देखो, इस हिस्से को एक्सोन कहा जाता है। लिखा हुआ भी है, ये देखो एक्सोन। अभी हम बनाएंगे, आप थोड़ा रुकिएगा, मैं बनाना सिखाऊंगी आपको। तो ये हो गया, इसका एक्सोन वाला पार्ट है, वो क्या कहलाता है? इसका टेल वाला पार्ट कहलाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, न्यूरॉन का जो हेड वाला पार्ट है उसमें, इस हिस्से में यहां एक लिक्विड भरा हुआ होता है, और ये लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, इसलिए इस हिस्से का नाम पड़ा व्हाइट पार्ट। इस हिस्से का नाम पड़ा व्हाइट पार्ट। और ये जो एक्सोन वाला पार्ट है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे कहा जाता है, जो कलर, किस कलर का? ग्रे कलर का, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रे मैटर। इसके अंदर जो पार्ट होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो इसे ग्रे पार्ट या ग्रे मैटर कहा जाता है। और यही ग्रे मैटर आपका आईक्यू लेवल डिसाइड करता है। यही आपका आईक्यू लेवल डिसाइड करता है। अगर ये ग्रे मैटर, ये ग्रे कलर वाला पार्ट सूखने लग जाता है, आपका आईक्यू लेवल डिक्रीज हो जाता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर गायब हो जाता है। मैम बीएससी सेकेंड ईयर में हैं आप, कोई बात नहीं। तो अगर बीएससी सेकेंड ईयर में आ गया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो सब लिख के आता ना, जैसे मैम ने पढ़ाया है वैसा, नंबर आ जाएंगे, बढ़िया। तो मैंने कहा न्यूरॉन का जो हेड वाला पार्ट है उसे कहा जाता है व्हाइट पार्ट। व्हाइट पार्ट, सफेद भाग। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि न्यूरॉन के सफेद भाग को क्या कहा जाता है, आप क्या बताओगे? न्यूरॉन के सफेद भाग को साइटन या हेड पार्ट कहा जाता है। और न्यूरॉन का जो एक्सोन टेल वाला पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? ग्रे पार्ट। ग्रे पार्ट। अब ग्रे की हिंदी क्या होती है? ग्रे की हिंदी क्या होती है? ठीक है, अब ग्रे की हिंदी जो भी होती है लिख लेना, ठीक है। ये ग्रे वाला पार्ट है। तो न्यूरॉन बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, हेड और टेल, सिर और पूंछ। हेड को बता दिया साइटोन और इसको बता दिया एक्सोन। अब हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स यहां पर आपको पढ़ने हैं। अब आपको मेरे साथ न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनानी है। मैं रफली आपको ड्रॉ करना सिखाती हूं, ताकि जब मैं अपने हाथ से बनाऊंगी तो आप भी बनाओगे और आपको सारे टर्म्स, सारे नाम याद हो जाएंगे न्यूरॉन के। तो जरा बनाइएगा। ये कोई भी न्यूरॉन की सेल बॉडी वाला हिस्सा है, और जब आप किसी न्यूरॉन की सेल बॉडी वाला हिस्सा बनाते हैं तो कुछ ऐसा सा रहता है सेल बॉडी वाला हिस्सा। इसे कहा जाता है डेंड्रोन पार्ट, और इससे निकलती हैं ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस, इसी हिस्से से जाके आगे ऐसे निकलती हैं बच्चों ब्रांचेस। टर्म्स जरूरी है, टर्म्स से ही क्वेश्चन बनेगा कि डेंड्रोन क्या है, व्हाट इज एक्सोन। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है ना व्हाट इज साइनेप्स, ये सब बातें करेंगे हम। टर्म्स से ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फिर ये इसका टेल वाला पार्ट, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है ये, और कुछ नहीं है। ऐसे ट्यूब का मतलब है बच्चों नली है ये, और ये नली लास्ट में जाकर ऐसे यहां पर बनाती है एक नोब, जिसे कहते हैं हम सिनेप्टिक नोब, अंतर्ग्रहणी गांठ कहते हैं। और फिर
इसी हिस्से से ऐसे टर्मिनल्स निकलते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। और ये एक्सोन न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है, एक्सोन टर्मिनल। फिर इसी हिस्से से एक नया न्यूरॉन यहां पर जुड़ा हुआ होता है, ये एक न्यू न्यूरॉन है। मैंने कहा ना कितने न्यूरॉन है, 100 बिलियन न्यूरॉन है। ऐसे काम क्या है न्यूरॉन्स का? मैसेज ट्रांसफर करना। काम क्या है? मैसेज ट्रांसफर करना, उद्दीपनों को भेजना। फिर ये दूसरे न्यूरॉन की ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब सुनो जरा, ये एक न्यूरॉन है बच्चों, ये एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। इस हिस्से को कहा जाता है सेल बॉडी। ये न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला हिस्सा है। और ये जो मैंने बनाए ना इसे आधे चांद, इन्हें कहा जाता है डेंड्रॉन पार्ट। इसे क्या कहा जाता है? डेंड्रॉन पार्ट कहा जाता है। और ये जो बाल से निकाले हैं ना मैंने, ये होती है डेंड्रॉन की ब्रांचेस, जिन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। बस नाम का ही खेल है, अगर नाम सारे याद हो गए तो बस वही एग्जाम में आते हैं, डेंड्राइट्स। ये इस न्यूरॉन का है न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक है। ये न्यूरॉन का क्या है? केंद्रक। इस केंद्रक के बाहर यहां पर छोटे छोटे कण प्रेजेंट होते हैं। कण को बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल। इन पार्टिकल्स को नेजल्स ग्रेन्यूल, नेजल्स साइंटिस्ट का नाम है। नेजल के कण, हिंदी में बोलेंगे नेजल के कण। ध्यान से बनाइएगा, कोई भी, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमेशा आती है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब को दिखाएंगे आप एक्सोन, ये एक्सोन है। अब इस सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, वो फटने का डर होता है, तो इसको फटने से बचाती है। इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की ऐसे लेयर लगी हुई होती है। ऐसे ट्यूब है भाई साहब, किसी दिन ट्यूब फट गया तो खेल खत्म हो जाएगा, दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। इसलिए इस ट्यूब को फटने से बचाती है एक प्रोटीन की लेयर, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। और अक्सर एनडीए सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, माइलिन शीथ किसका पार्ट है? इस प्रोटीन की लेयर को बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे बना रही हूं, माइलिन शीथ। हिंदी में सेम नाम है, माइलिन शीथ कहा जाएगा, हिंदी में माइलिन शीथ कहा जाएगा। अब इस माइलिन शीथ के बीचों बीच ऐसे कुछ और गांठें होती हैं, यहां पर इस हिस्से में, इन्हें कहा जाता है नोड ऑफ रनवियर। ऐसे मैसेज को स्पीड देती है, बहुत स्पीड से जाता है मैसेज। इन्हें जो मैंने पिंक कलर से बनाई है, इनका नाम होता है बच्चों नोड ऑफ रनवियर। हिंदी में कोई नाम नहीं है इसका, नोड ऑफ रनवियर साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। ठीक है, इस नोब को कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक कृष्णकांत पूछ रहे हैं कि मैम क्या आप बीएससी की क्लास करवाते हो? बेटा बीएससी की कोई अलग से क्लास नहीं करवाते, आप इसी को खुद से बना के नोट्स बना सकते हो। इसे कहा जाता है सिनेप्टिक नोब। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है इसे अंतर्ग्रहणी गांठ। अंतर्ग्रहणी गांठ, गांठ जैसी स्ट्रक्चर है। ये लास्ट वाला हिस्सा कहलाता है एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल। और ये न्यूरॉन का पार्ट खत्म हो गया है, ये एक न्यूरॉन था, यहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। तो पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच के गैप को कहा जाता है, कृष्णकांत मीना आपने पूछा था ना, साइनेप्स। हिंदी में कहा जाता है सिनेप्स। सिनेप्स, ये अगर आपने नाम याद कर लिए तो कभी भी आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर भूलोगे नहीं। अगर आपने इस तरीके से नाम याद कर लिए ना, तो आप कभी भी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर भूलोगे नहीं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, समझ गए आप मेरी पूरी बात? अगर नोट्स में कुछ ऐड नहीं है,
कुछ एक दो लाइन एक्स्ट्रा है तो आप खुद से ऐड कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? खुद से नोट्स बना लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? नेजल्स ग्रेन्यूल, डेंड्राइट, एक बार फिर से सुन लो कि ये न्यूरॉन का, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया है, ये वाले इस पार्ट को फिर एक एक करके पढ़ेंगे। ये इस भाग को कहा जाता है न्यूरॉन का सेल बॉडी, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, जो जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेज होते हैं वो सब होते हैं यहां पर। और ये जो मैंने बनाए आधे चांद की जैसी स्ट्रक्चर, इन्हें डेंड्रोन कहा जाता है। ये सेल बॉडी के अंदर होता है। देखो ये सेल बॉडी वाला पार्ट है तो यहां पर डेंड्रोन होता है। डेंड्रोन से निकलती है ऐसे ब्रांचेस, जैसे एक तार है, तार को छीलते अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे तार निकले हुए होते हैं, तो वो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है डेंड्रोन से, उन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। जो ब्रांचेस निकलती है उनका नाम होता है डेंड्राइट्स। फिर जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है इसे कहते हैं एक्सोन। एक्सोन जो मैसेज को आगे भेजती है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के चारों तरफ प्रोटेक्शन देने के लिए एक प्रोटीन की लेयर लगी हुई होती है, उसे माइलिन शीथ कहा जाता है। और इस माइलिन शीथ के बीच में ऐसे नोड सी बनी हुई होती है, गांठें बनी हुई होती हैं, जिन्हें नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है। एक्सोन का लास्ट भाग एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। टर्मिनल समझते हैं ना, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, वैसे एक्सोन का लास्ट टर्मिनल एक्सोन टर्मिनल, लास्ट भाग एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। और एक्सोन टर्मिनल से जस्ट पहले गांठ होती है जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, जिसे अंतर्ग्रहणी गांठ कहा जाता है। और जहां एक न्यूरॉन खत्म होता है दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, उसके बीच के गैप को सिनेप्स या साइनेप्स गैप कहा जाता है। उसे साइनेप्स या सिनेप्स कहा जाता है। गुड्डू कुमार यादव कल की क्लास देख लीजिए, मालूम चल जाएगा। अब आपको ये सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले ये बताओ न्यूरॉन का काम क्या है, फिर बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। मैं एक कहानी की तरह सुनाऊंगी, वो समझ लेना आप। न्यूरॉन का काम होता है मैम मैसेज ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना? मैसेज ट्रांसफर करना। अब मैसेज का मतलब ये तो है नहीं कि तुमने किसी को हेलो बोला तो उधर से भी हेलो आएगा। किसी से तुम पूछ रहे हो हाउ आर यू तो वो बोल रहा है आई एम फाइन, ऐसे मैसेज नहीं। जो हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्से से मैसेज आते हैं, लाइक नाक से कौन सा आएगा, सूंघने वाला मैसेज, स्मेल वाला, तो वो ब्रेन के पास लेकर जाएगा कि भाई सब कुछ सूंघा है। कौन लेकर जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन को रिप्लाई करेगा ब्रेन कि भैया ये तो इसकी स्मेल है, पहचान करवाएगा। जाकर बोल दो नाक को कि ये स्मेल गंदी है, वहां से हट जाओ। इस टाइप के समझ रहे हो? इस टाइप के जो है ना, आप क्या बताओगे बेटा, इस टाइप के जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है वो न्यूरॉन करते हैं। एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, मान लो ये मेरा हाथ है, इसको मैंने गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दे दिया, गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया, गर्म लगा पानी। उस गर्म कैसे लगा? क्योंकि यहां से बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे जा रहे हैं मेरे ब्रेन तक, और ब्रेन बता रहा है उस न्यूरॉन को कि भाई साहब जाके बोल दो गर्म है ये पानी, और फिर दर्द की पहचान करवाएगा। तो इस टाइप के सिग्नल, तो इस यहां से पहला न्यूरॉन, दूसरा, तीसरा, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं जो ब्रेन तक लेकर जाते हैं सिग्नल। तो इसीलिए हमने नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी सेल माना उसे। तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है, और न्यूरॉन का काम होता है मैसेज ट्रांसफर करना हमारे बॉडी में। तो उसी न्यूरॉन को हम देख रहे हैं कैसे मैसेज ट्रांसफर करता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के कुछ हिस्से होते हैं, जस्ट लाइक अनदर सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है, वैसे हमारा न्यूरॉन भी एक सेल है। इसके इस हिस्से को, सेल वाले हिस्से को साइटोन कहा जाता है। तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए साथ साथ में, इस स्ट्रक्चर को यहां लिख दो। न्यूरॉन के पार्ट्स, सबसे पहला पार्ट लिखो, न्यूरॉन का होता है सेल बॉडी वाला पार्ट। सेल बॉडी या साइटन एक ही पार्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी भी न्यूरॉन के सेल बॉडी वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? साइटोन कहा जाता है। और इसी साइटोन के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यहीं पर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इस हिस्से के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन लगी हुई होगी उसे सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बोलेंगे।
और इसी हिस्से में और क्या होते हैं बच्चों, आप बताओगे? सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी एक सेल के अंदर होते हैं। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आ गए कि न्यूरॉन, मैं क्वेश्चन जो बोलती हूं वैसे ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है? क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? न्यूरॉन के किस हिस्से में न्यूक्लियस होता है, न्यूरॉन के किस हिस्से में सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, न्यूरॉन के किस हिस्से में सेल मेम्ब्रेन होती है? सबका आंसर क्या होगा? सेल बॉडी या साइटन। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके मैम, अब बताओ न्यूरॉन के इसी हिस्से में ये जो चांद जैसी स्ट्रक्चर बनाई है ना, ऐसे मैंने ऐसे बहुत सारी, ऐसे वाली, ये वाली, इन्हें कहा जाता है डेंड्रोन। तो अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि डेंड्रोन न्यूरॉन के किस हिस्से में है, तो क्या बताओगे? डेंड्रोन सेल बॉडी वाले हिस्से में है। डेंड्रोन कहाँ है? सेल बॉडी वाले हिस्से में है। और बच्चों, ये डेंड्रोन का फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को लेता है। मान लो इस हिस्से पर मैंने गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया, तो इसमें सिग्नल कौन लेकर जाएगा? न्यूरॉन लेकर जाएगा। तो न्यूरॉन का सबसे आगे वाला हिस्सा, जिसके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई कि कहीं किसी चीज में मैंने हाथ दिया है, वो पानी है, तो वो सारा वो हिस्सा न्यूरॉन का जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को अपने पास कैच करता है, इसके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, जो सूचनाओं को सबसे पहले कलेक्ट करता है, ग्रहण करता है इंफॉर्मेशन को, उस हिस्से को डेंड्रोन कहा जाता है। तो लिखेंगे इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फर्स्टली। इंफॉर्मेशन फर्स्टली कहने का मतलब क्या हो गया? यह सबसे पहले सूचनाओं को ग्रहण करता है। न्यूरॉन का वो हिस्सा जो सबसे पहले रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन बोले तो सूचना। अब वो सूचना कैसी भी हो सकती है, अब वो डिपेंड करता है किस ऑर्गन से आई है। अगर गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया तो हाथ से आई, कोई चीज की स्मेल की तो नाक से आई, कोई चीज देखी तो आंख से आई, ऐसे। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन के इस हिस्से का नाम बताओ जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कैच करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। आप बताओगे डेंड्रोन। अब आप पूछ सकते हो कि मैम डेंड्रोन के पास ही क्यों आती है सबसे पहले इंफॉर्मेशन? क्योंकि बच्चों, डेंड्रोन से निकलती हैं ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस, ऐसी शाखाएं। आपका ये हाथ है, इस हाथ में मैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बांध दूं और मैं कह दूं इसमें ऊपर वाली छत की सफाई करो, तो बच्चों सबसे पहले आपके हाथ की लेंथ होनी चाहिए यहां तक जाने के लिए। तो आप इस हाथ के आगे क्या करोगे? कोई भी चीज ऐसी लगाओगे, जैसे एक डंडी ली, उसमें झाड़ू लगाते हैं हम लोग, झाड़ू बांध लेते हैं, ऊपर सफाई करते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई ना कोई ब्रांच चाहिए आपको। ऐसे ही डेंड्रोन से ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे लंबी 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 लंबी। तो ये ब्रांचेस ऐसे पकड़ के ले आती है इंफॉर्मेशन को। तो याद रखना, डेंड्रोन से निकलती हैं बहुत सारी लंबी लंबी ब्रांचेस। डेंड्रोन से क्या निकलती हैं? ऐसे लंबी लंबी ब्रांचेस निकलती हैं जो इंफॉर्मेशन को ऐसे पकड़ के ले आएंगी बच्चों। इसे, इन ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स। इन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया कि भैया डेंड्रोन किस हिस्से में होता है? आप क्या बताओगे? डेंड्रोन सेल बॉडी वाले हिस्से में होता है। नेक्स्ट, डेंड्रोन से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो डेंड्राइट्स होती हैं, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पकड़ के ले आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो अगला भाग लिखेंगे, ये जो न्यूरॉन है, इसका जो ये सेल वाला पार्ट है, इस हिस्से में होते हैं छोटे छोटे कण, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन कणों को कहा जाता है नेजल्स ग्रेन्यूल। तो एक्चुअली दूसरा हिस्सा लिखोगे, पहला डेंड्रोन हो गया। डेंड्रोन का एक ही काम है, क्या काम है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। नेक्स्ट, किसी भी न्यूरॉन का दूसरा पार्ट आप लिखोगे नेजल्स ग्रेन्यूल। और नेजल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं? हिंदी में इनका नाम पड़ता है नेजल के कण। हिंदी में नाम पड़ता है नेजल के कण। और नेजल के ग्रेन्यूल क्या करते हैं?
ये कहाँ होते हैं? तो बच्चों आप बताओगे न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, न्यूक्लियस के आउटसाइड, केंद्र के बाहर, ऐसे न्यूक्लियस के मतलब ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, तो यहां पर ऐसे बहुत सारे कण पड़े हैं, इन्हीं को नेजल्स ग्रैन्यूल कहा जाता है। इन नेजल्स ग्रैन्यूल का काम क्या है? ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ये काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन का निर्माण और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। न्यूरॉन को जो एनर्जी मिलती है, भाई काम कर रहे हैं न्यूरॉन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, तो न्यूरॉन काम कर रहा है, तो काम करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए न्यूरॉन के पास। तो न्यूरॉन के पास जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी के लिए प्रोटीन का निर्माण करने का काम कौन करता है? नेजल्स ग्रैन्यूल करते हैं। ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन मेकिंग का काम करते हैं। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन के उस हिस्से का नाम बताओ जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? नेजल्स ग्रैन्यूल कहा जाता है। तो देखिए जरा, ये डेंड्राइट थी, डेंड्राइट में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई, अब ये इंफॉर्मेशन को ऐसे कैच कर लाए डेंड्राइट, डेंड्राइट से कहां गई? इस डेंड्रोन वाले हिस्से में। अब आगे जाएगी यहां से ये इंफॉर्मेशन कहां? एक्सोन वाले हिस्से में। ऐसे इंफॉर्मेशन आगे जा रही है। तो इस एक्सोन सिलेंड्रिकल ट्यूब, तीसरा पार्ट लिखेंगे न्यूरॉन का, तीसरा हिस्सा कहलाता है एक्सोन। एक्सोन, एक्सोन क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। क्या है? एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक बेलनाकार नली है, जो क्या करती है? ट्रांसफर करती है मैसेज को आगे। इसने तो मैसेज को ऐसे कैच किया ना, इसने मैसेज को पकड़ा, किसने? डेंड्राइट ने। मान लो यहां से एक मैसेज आ रहा है ऐसे भागता भागता, फिर ये कहां गया? एक्सोन में गया। एक्सोन इसे आगे की तरफ फेंक देगा, ये मैसेज को आगे ऐसे ट्रांसफर कर देगा। तो इसका काम होता है, लिखेंगे इट ट्रांसफर मैसेज टू फॉरवर्ड, इट ट्रांसफर मैसेज फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है? आगे की तरफ। यह मैसेज को, अब मैसेज लिखना अच्छा नहीं होता है बच्चों, हिंदी में लिखा जाता है उद्दीपन। उद्दीपनों को आगे भेजने का काम करता है, उद्दीपनों को आगे भेजने का काम करता है, आगे की तरफ धकेल देगा, आगे की तरफ भेज देगा, भेजने का काम करता है कि भाई साहब जल्दी से जाओ, गर्म पानी के बाल्टी में हाथ है, जल्दी से ब्रेन के पास जाओ, सिग्नल लेकर जाओ। तो इसने आगे भेज दिया मैसेज को, फॉरवर्ड कर दिया इसने। एक कह रहे मैम डेंड्राइट कितने होते हैं नंबर में? कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होते हैं डेंड्राइट, अनवेरिएबल, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसने आगे भेज दिया, किसने? इस सिलेंड्रिकल ट्यूब ने। ये ट्यूब थी, यहां से मैसेज कैच किया सबसे पहले डेंड्राइट ने, फिर ये इस सेल बॉडी वाले हिस्से से जाता हुआ कहां? इस ट्यूब में गया। ट्यूब का नाम है एक्सोन। एक्सोन ने आगे की तरफ धकेल दिया मैसेज को। अब इस एक्सोन ट्यूब के चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर लगी हुई होती है। क्या होता है? इस एक्सोन जो ट्यूब है, ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ, इस नली के चारों तरफ, ये नली फट ना जाए, तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक ऐसे कवरिंग लगी हुई होती है। इस कवरिंग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है माइलिन शीथ। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? माइलिन शीथ किस सेल का पार्ट है? आप बताओगे न्यूरॉन का है। न्यूरॉन में कहां होता है? क्या बताओगे? कि जो नली है एक्सोन, एक्सोन के चारों तरफ एक लेयर लगी हुई होती है, एक परत लगी हुई होती है, और ये परत क्या करती है? एक्सोन को प्रोटेक्शन देती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एक्सोन पार्ट, ताकि कभी भी ये नली फट वट ना जाए। इसके चारों तरफ इसे पकड़ के रखती है, एकदम इसे पकड़ के रखती है, एकदम एक्सोन को प्रोटेक्शन देती है। समझ गए आप? अब ये माइलिन शीथ किसकी बनी हुई होती है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाइएगा। इस प्रोटीन की लेयर में होती हैं कुछ सेल्स। इन सेल्स का नाम पड़ता है स्वॉन सेल्स। इन्हें कहा जाता है स्वॉन सेल्स, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है ग्लियल सेल्स।
या इन्हीं का दूसरा नाम होता है ग्लियल सेल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि स्वोन सेल्स कहां पर पढ़ी थी हमने, स्वोन कोशिकाएं कहां होती हैं। तो जो एक्सोन होता है उस एक्सोन के चारों तरफ जो लेयर, जो परत लगी हुई होती है उसमें माइलिन शीट कहते हैं उस परत को, और उस परत में जो सेल्स होती हैं उन्हें स्वोन सेल्स या ग्लियल सेल्स कहा जाता है। और बच्चों इन्हीं ग्लियल सेल में जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है। जब इस सेल में अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो गया, कंट्रोल में ही नहीं रहा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो गया, बहुत फास्ट सेल डिवीजन हो रहा है, बहुत सारी सेल्स बन रही हैं और वो सेल्स आपस में जुड़कर बना लेती हैं ट्यूमर। और फिर डॉक्टर बोलता है आपके ब्रेन में क्या बन गया, ट्यूमर बन गया। अगर ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है, उन न्यूरॉन की जो माइलिन शीथ में जो ग्लियल सेल्स हैं या जो स्वोन सेल्स हैं, उनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए। सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, फिर इन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20, 40, ऐसे बहुत सारी हजारों लाखों करोड़ों सेल्स बन गई। और यही हजारों लाखों करोड़ों सेल्स क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, मरने लग जाती हैं, मर के ट्यूमर बना देती हैं। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि आपके ब्रेन में ट्यूमर हो गया। अब ब्रेन में ट्यूमर न्यूरॉन की वजह से नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ है, ग्लियल सेल्स की वजह से हुआ है, स्वोन सेल्स की वजह से हुआ है। ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लेना कि जो न्यूरॉन होते हैं उसके किस हिस्से में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने से ब्रेन ट्यूमर बन जाता है। तो किस हिस्से में आप बताओगे, माइलिन शीट के अंदर जो स्वोन सेल्स या ग्लियल सेल्स हैं उनके अंदर जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाता है तो उसे कहा जाता है ब्रेन ट्यूमर। तो यहां से मैसेज आया, सुनना वापस स्टोरी की तरह सारी चीजें सुनो। यहां से मैसेज आया, एक्सोन सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर से जा रहा है मैसेज। अब इस मैसेज को स्पीड देने का काम करता है नोड ऑफ रनवियर। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे नोड्स बनी हुई होती हैं इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में, कुछ नोड्स होती हैं ऐसे, और ये नोड क्या कहलाती हैं, नोड ऑफ रनवायर। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी, नोड ऑफ रनवायर। हिंदी में रनवायर की गांठ लिखा हुआ होता है। बेटा न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता मनप्रीत, मैंने भी नहीं कहा कि न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता है। मैंने कहा ना न्यूरॉन आर हैविंग मिनिमम रीजनरेशन पावर, तो सेल डिवीजन होता ही नहीं है न्यूरॉन में। मैंने ये कहा कि किस में होती है, न्यूरॉन की ग्लियल सेल में सेल डिवीजन होता है। तो ब्रेन में जो ट्यूमर बनता है वो न्यूरॉन की वजह से नहीं, ग्लियल सेल की वजह से बनता है बेटा। ठीक है, चलो नोड ऑफ रनवियर क्या करते हैं, जो भी यहां से मैसेज आ रहा है ऐसे, उस मैसेज को स्पीड देने का काम करते हैं, उसके अंदर स्पीड डाल देता है कि भाई बहुत फास्ट से जाओ, जल्दी से जाओ, गर्म पानी की बाल्टी में हाथ है, या करंट लग गया है आपको, या आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि न्यूरॉन के किस हिस्से, कौन सा हिस्सा है जो उद्दीपनों को स्पीड देता है, स्पीड देने का काम क्या करता है, कौन करता है, नोड ऑफ रनवायर करता है। तो इसका फंक्शन समझ में आ गया, डेंड्राइट, सेल बॉडी समझ में आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया, एक्सोन, माइलिन शीथ, स्वोन सेल समझ में आ गया, नोड ऑफ रनवायर समझ में आ गया। अब इस एक्सोन का लास्ट हिस्सा जो है इसे बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल आप खुद से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्सोन टर्मिनल क्या होता है, न्यूरॉन का लास्ट हिस्सा है एक्सोन टर्मिनल। इसे कहते हैं न्यूरॉन का लास्ट पार्ट, लास्ट हिस्सा, लास्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। किसी भी न्यूरॉन का सबसे आखिरी भाग एक्सोन टर्मिनल कहलाता है। अब क्या होता है, इस टर्मिनल में एक नोब बनी हुई होती है ऐसे, मान लो ये एक्सोन का लास्ट वाला हिस्सा है, तो यहां पर एक नोब बनी हुई होती है। इस नोब का साइनोप्टिक नोब बोलते हैं इसे, साइनोप्टिक नोब। हिंदी में कहा जाता है अंतर्ग्रहणी गांठ,
आंतरग्रहणी गांठ। और इस गांठ के अंदर क्या होता है? इस गांठ के अंदर बच्चा एक भरा हुआ होता है, आप बताओगे, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है इस गांठ के अंदर। गुब्बारा नहीं, इस गुब्बारे में पानी, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। और यही न्यूरोट्रांसमीटर, हिंदी में सेम नाम है, आगे मैसेज ट्रांसफर करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर क्या करेगा? मैसेज को आगे ट्रांसफर करेगा। जो भी मैसेज आया है, मैसेज को आगे भेज देगा, मैसेज को आगे भेज देगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां से देखो, यहां से मैसेज आया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, और ये नोब वाला हिस्सा है, यहां मैसेज आया, यहां से एक्सोन के अलग अलग टर्मिनल पे जा रहा है, और इस एक्सोन के टर्मिनल के बाद यहां से एक नया न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। ऐसे एक नया न्यूरॉन यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि भाई न्यूरॉन्स तो बहुत सारे होते हैं ना। तो ये पहला न्यूरॉन था, फिर यहां से दूसरा, तो जहां पर एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। जहां पर एक न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है और दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, तो इनके बीच का जो गैप होता है उसे कहा जाता है साइनेप्स गैप। लिख लेना अपने कॉपी में, उसे कहा जाता है साइनेप्स गैप। हिंदी में कहा जाता है सिनेप्स क्षेत्र। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि जहां पर एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? आप बताओगे, उसे साइनेप्स गैप कहा जाता है। फिर इससे ये मैसेज कहां ट्रांसफर होगा? दूसरे न्यूरॉन में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में। ऐसे करते 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 सारा मैसेज आगे से आगे जाता रहता है। तो देखिए, ये होता है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, डेंड्राइट से यहां गया, यहां से एक्सोन, एक्सोन से सिनेप्टिक नोब, और यहां से एक्सोन टर्मिनल से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे सारे के सारे आपके न्यूरॉन से मैसेज जा रहे हैं। हाँ जी, बोलो ललिता, क्या कह रही हो? तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे मैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं? सेल बॉडी क्या होता है, साइटोन क्या होता है, न्यूरॉन का हेड पार्ट क्या कहलाता है, टेल पार्ट क्या कहलाता है, सिलेंड्रिकल ट्यूब क्या कहलाती है, साइनेप्टिक नोब क्या होता है, स्वॉन सेल्स कहाँ होती हैं, ग्लियल सेल्स किसे बोलते हैं, माइलिन शीथ क्या होता है। उसके बाद आप बताओगे न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिन्हें नेजस ग्रेन्यूल बोलते हैं। साइनेप्स क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल क्या होता है, सिनेप्टिक नोब क्या होता है। एग्जाम के क्वेश्चन मेरे नहीं है। तो इस तरीके से न्यूरॉन आगे से आगे मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। जब आप न्यूरॉन के टाइप्स की बात करते हो, तो एक्चुअली हमारे बॉडी में 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, जरा लिखिएगा। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। हिंदी में कोई नाम नहीं है बेटा। मोटर न्यूरॉन, पहला न्यूरॉन का टाइप मोटर न्यूरॉन। दूसरे होते हैं रिले न्यूरॉन, जोड़ने वाले आपस में। और तीसरे होते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन। बोलो ललिता, क्या कह रही थी आप? सेंसरी न्यूरॉन। 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। कौन कौन से? मोटर न्यूरॉन, हिंदी नहीं है बेटा, इनकी इंग्लिश ही याद करनी पड़ेगी आपको। प्रियंका, इंग्लिश ही याद करनी पड़ेगी बेटा। मोटर न्यूरॉन लॉन्गेस्ट न्यूरॉन माने जाते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन कि सबसे लंबे न्यूरॉन क्या कहलाते हैं? सबसे लंबे न्यूरॉन कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन। ये सबसे लंबे न्यूरॉन है और इन्हीं के पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है, इसलिए इन्हें कलेक्टर कहा जाता है। अब कलेक्टर का मतलब वो वाला कलेक्टर नहीं, इसका मतलब ये है जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं। जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं, इन्फो को कैच करते हैं, उन्हें कहा जाता है बेटा कौन से न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन। फिर मोटर न्यूरॉन कहां भेजेंगे इंफॉर्मेशन को कैच करके? रिले न्यूरॉन के पास। रिले किसे भेजेगा? सेंसरी न्यूरॉन के पास। और सेंसरी न्यूरॉन कहां लेकर जाएंगे सिग्नल को? ब्रेन के पास। और ब्रेन क्या करेगा? उस सिग्नल की पहचान करेगा कि भैया क्या किस टाइप का सिग्नल है, किस ऑर्गन से आया है।
फिर वापस ब्रेन रिस्पॉन्स कर देगा सेंसरी न्यूरॉन को कि जाओ मैसेज कर दो वापस, ये स्मेल कैसी है। सेंसरी न्यूरॉन रिले को देगा, रिले मोटर न्यूरॉन को देगा, मोटर न्यूरॉन ने जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वहीं पर वापस उसी चीज की पहचान करवाएगा, वही उस चीज की पहचान करवाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में बेटा 3 टाइप के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे लंबे हैं, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करते हैं, वो मोटर न्यूरॉन है। मतलब इस हिस्से में मैंने हाथ दिया गर्म पानी की बाल्टी में, तो यहां पर जो सबसे आखिरी हिस्सा है मेरा इस स्किन का, यहां पर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ने कलेक्ट की इंफॉर्मेशन को आगे भेजा रिले को, रिले जोड़ता है इन दोनों को, रिले लाया 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 ऐसे सेंसरी न्यूरॉन के पास लेकर गया और सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज भेज दिया ब्रेन के पास। ब्रेन ने पहचान करवाई कि ये गर्म पानी है, दर्द हो रहा है। अब गर्म पानी का एहसास कौन करवाएगा? मैंने बताया था सर्दी लगना, गर्मी लगना, थैलेमस। दर्द भी कौन करवाएगा? एक्सटर्नल पेन है ना, तो थैलेमस। फिर वहां से ये बोलेगा वापस कि भैया गर्म पानी है, ऐसे मैसेज जाएगा, मोटर न्यूरॉन इस हिस्से में जाएगा। तो कुछ न्यूरॉन मैंने बताया था, याद करो, कुछ नर्व निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, 31 जोड़ी। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास ले गए, स्पाइनल कॉर्ड ने रिफ्लेक्स एक्शंस करवाए, हटाओ पानी से हाथ बाहर। और उस गर्म पानी का एहसास और दर्द का एहसास किसने करवाया? ब्रेन ने। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में बच्चों 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। सोचिए, जो अलग अलग मैसेज सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं। कुछ नाक से जा रहे हैं, कुछ आंख से जा रहे हैं, कुछ जीभ से जा रहे हैं, कुछ कान से जा रहे हैं, कुछ लीवर से, कुछ हार्ट से, कुछ पैनक्रियास से, ऐसे जा रहे हैं बेटा। सुरेश बेटा, आप क्लास की टाइमिंग नहीं देखते हैं क्या? क्लास तो खत्म होने वाली है, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से आपका न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर होता है। अब आप कभी भी ये स्ट्रक्चर देखोगे, ये नाम देखोगे कि डेंड्राइट क्या है, सेल बॉडी क्या है, डेंड्रोन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, नेजस ग्रेन्यूल क्या होते हैं, माइलिन शीथ, स्वॉन सेल्स, नोड ऑफ रनवियर, एक्सोन टर्मिनल, फिर साइनेप्स गैप, मुझे नहीं लगता कभी आपको प्रॉब्लम होगी ये बात जानने में। तो इस तरीके से न्यूरॉन काम करते हैं बेटा। एक कह रहे हैं मैम स्पीड क्या है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड का 1000 भाग कर लो। 1000 तो मैंने कम बोल दिया होगा। 1 सेकंड का 1000 नहीं, 10,000 भाग करो। अब कितना निकला? 1 सेकंड का 10,000वां भाग। रिले बेटा जोड़ने का काम करता है आरती, सेंसरी को और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं उनका आपस में जोड़ने का काम करता है रिले। बचपन में नहीं खेलते थे, ट्रेन बनाते थे। मैं सबसे आगे हूं ट्रेन में, मैं इंजन हूं ट्रेन का, मेरे पीछे 8-10 लोग हैं, वो क्या होंगे? रिले न्यूरॉन होंगे। उसके पीछे सबसे लास्ट वाला होगा, वो क्या कहलाएगा? आप बताओगे? सेंसरी न्यूरॉन कहलाएगा, है ना? ललिता बेटा, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है उसे स्वायत्त कहते हैं। स्वायत्त अपने आप होने वाली इच्छाओं का कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। मैं क्या बता रही थी? हाँ, कि कितना टाइम लगता है मैसेज ट्रांसफर होने में। भाई साहब, मैंने गर्म पानी की बाल्टी में हाथ दिया, तुरंत ऊपर उठा लेती हूँ। तो जितना हाथ गर्म पानी की बाल्टी में देने में और उठाने में टाइम लगा, कितना टाइम लगता है आप खुद सोचिए। उतने में न्यूरॉन मैसेज लेकर भी चले जाते हैं ब्रेन को और वापस भी ले आते हैं। समझ रहे हो आप? तो इतना सा समय लगता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ब्रेन भी करवा दिया, ब्रेन भी करवा दिया, स्पाइनल कॉर्ड से जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो करवा दी, और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर करवा दी। बस खत्म ये चैप्टर। अब आपका काम क्या है? आप क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए। आपसे नहीं होते हैं मेरे से पूछिए, हालांकि मैं भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, लेकिन फिलहाल इतना टाइम नहीं, क्योंकि एग्जाम्स बहुत हैं सिर पर। ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, यूपीएसआई की भी डेट आने वाली है। तो प्रैक्टिस बाद में, पहले थ्योरी। आप खुद लगा सकते हैं प्रैक्टिस। नहीं होते? हाँ, एक कह रहे मैम ब्रेन की डिजीज। बेटा डिजीज मैं करवाऊंगी, जब डिजीज वाला चैप्टर करवाऊंगी तब ब्रेन की डिजीज करवाऊंगी। एक कह रहा डोपामीन क्या होता है? इन सबका आंसर मिलेगा आपको, चिंता मत करो। डोपामीन, ब्रेन की बीमारियां, लेकिन सही समय आने पर, सही समय आने पर, अभी नहीं। डोपामीन इज ए हार्मोन, वो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, लेकिन हार्मोन की तरह काम करता है।
तो जब हार्मोन पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, अभी क्यों बताऊं मैं। ठीक है कृष्णकांत बेटा, कोई भी मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं, ब्रेन लेकर आता है न्यूट्रिशन। बेटा सीएनएस और एएनएस और पीएनएस कुछ नहीं होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है सुन लो, मैंने कहा था, चलो इस बात को भी सुन लीजिएगा कि नर्वस सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब सुनिए जरा, सीएनएस मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो किस किस से बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने पढ़ लिया, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। अब आता है पीएनएस, पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल, ये सेंटर में काम करता है। ये पेरिफेरल, पेरिफेरल का मतलब होता है परिधियों पर, ऐसे ये बीच में काम कर रहा है। सेंटर में कौन हो गया, ब्रेन, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड पीछे की तरफ। ये जो पेरिफेरल है वो ऐसे बॉडी के पेरिफेरल किनारों पे काम करता है। अब किनारों पे कौन काम करेंगी, तो नर्व काम करेंगी। एक्चुअली पेरिफेरल सिस्टम कुछ नहीं है, नर्व्स का बना हुआ होता है। अब नर्व्स 2 टाइप की थी, मैं पढ़ा चुकी हूं। कौन कौन सी, कुछ नर्व्स जो ब्रेन से आ रही हैं वो क्या थी, क्रेनियल नर्व थी, और जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही थी वो स्पाइनल नर्व थी, वो स्पाइनल नर्व थी, वो क्या थी, स्पाइनल नर्व थी। और क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 12 जोड़ी, और ये कितनी थी, ये थी बेटा 31 जोड़ी, और टोटल कितनी होगी, तो 31 और 12 43 पेयर्स। इन 43 पेयर्स की जो आप बारे में आप पढ़ते हो, इस जाल के बारे में पढ़ते हो, इन नर्व के, तो आप पीएनएस पढ़ते हो। और अब आता है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो किसको कंट्रोल कर रहा है, जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा से नहीं काम करती हैं, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, अनैच्छिक। और इसी का हिस्सा ही मेडुला ऑब्लंगाटा भी माना जाता है। मेडुला ऑब्लंगाटा कॉमन है बेटा, किस किस का, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का और सीएनएस के, ब्रेन के। ब्रेन का एक हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो इनवॉलेंट्री अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसे ये कॉमन है, ये सीएनएस में भी आता है और एएनएस में भी आता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में भी आता है। जैसे ये बीपी हाई, बीपी लो, मैंने लिख रखा है, नोट्स में देख लेना, एक बीपी हाई करने का काम करेगा, एक बीपी लो करने का काम करेगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है बेटा। इसके क्वेश्चंस आप लगा लीजिए आगे चलकर। देखो, एक बच्चा कह रहा है पेरिफेरल कैसे होता है, ये देखो, ये आपका शरीर है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये कौन सा सिस्टम बना, ये बना सीएनएस। फिर ये देखो नर्व्स हैं बहुत सारी, ये नर्व का जंजाला है, पेरिफेरल किनारों पे काम कर रहा है, उसे पीएनएस बोलते हैं। और जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है उसे ऑटोनॉमस, एएनएस, ऑटोनॉमस, और हिंदी में कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसी में हिस्सा आता है एक मेडुला ऑब्लंगाटा भी कॉमन पार्ट होता है। हाँ, तो बेटे पायामीटर वो हो गया ना, अंदर वाली लेयर होगी कृष्णकांत मीना, तो सबसे अंदर की लेयर होगी, इसमें ब्लड होगा। ये तो बड़ा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, आप क्वेश्चंस लगाइएगा। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने के मूड में हूं, या फिर अगर एंडोक्राइन नहीं करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बड़ा है लेकिन पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, बड़ा है लेकिन पढ़ लेंगे। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, हार्ट ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक थी।